नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा किस सूची का विषय होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के लिस्ट सिस्टम को दिया गया है: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। शिक्षा वर्तमान में किस विषय का हिस्सा है, इसके पहले किस संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान में जिस सूची का हिस्सा है वह क्यों उसको लाया गया, क्या उसको कभी उस सूची से हटाकर किसी अन्य सूची में बदलने का प्रावधान किया गया कि नहीं किया गया। इन सभी मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं। बहरहाल इस वीडियो की टाइटल को समझते हैं कि क्या शिक्षा को राज्य सूची में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शिक्षा की नहीं होनी चाहिए, चर्चा के बिंदुओं को टटोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खबर क्या है। खबर यह है कि जैसे नीट हो गया, इसकी परीक्षाएं आप देख रहे हैं कि किसी न किसी कारणवश दोबारा हो जा रही है, रद्द कर दी जा रही है। तो अब प्रश्न उठने लगा है कि शिक्षा को क्यों न हम राज्य सूची में दाखिल कर दें, या पूरा सेगमेंट उसी पर आधारित है। चर्चा में क्यों है, पृष्ठभूमि इसकी क्या है, 7वीं अनुसूची और शिक्षा, और क्यों हो रही है राज्य सूची में शामिल करने की मांग, और आगे क्या ठीक रहेगा। तो चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि जो हाल की घटनाएं हुई हैं शिक्षा व्यवस्था पर, इससे प्रश्न उठ रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाकर हमने कहीं न कहीं वह शिक्षा जो समवर्ती सूची में है, इन हो रही घटनाओं और सूचिता पर और इसकी पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों के पीछे कहीं न कहीं इसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। पर देखते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करना लाजमी होता है। भारत सरकार 1935 में पहली बार संघीय ढांचे का निर्माण किया गया और विधायी और संघीय विधायिका और प्रांतों के बीच वितरित किया गया। जो विधायी विषय हैं उनको केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर दिया गया। उसी को कह रहा है संघीय विधायिका, मतलब जो वर्तमान में हमारा केंद्र है, और प्रांतीय विधायिका अर्थात जो वर्तमान राज्यों के बीच वितरित किया गया है। उसके बाद शिक्षा को प्रांतीय सूची में रखा गया, शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया। स्वतंत्रता के बाद यह जारी रहा और शिक्षा शक्तियों के वितरण के तहत इसको राज्य सूची में लाया गया। आपातकाल 1976 में संविधान संशोधन हुआ। आपातकाल के बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संशोधन किया गया और शिक्षा को समवर्ती सूची में ला दिया गया। बहरहाल 1978 में जब नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार ने शिक्षा को राज्य सूची में लाने के लिए काम किया, लेकिन उनके प्रयास वैसे नहीं रहे कि समवर्ती सूची से शिक्षा को राज्य सूची में लाया जाए। तो बहरहाल अभी वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का ही विषय है। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में लिस्ट सिस्टम को बताया गया है। लिस्ट 3 प्रकार की सूचियां होती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है उसके विषयों पर नियम कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार को होता है। जो राज्य सूची होती है उससे संबंधित विषयों पर कानून विधान बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें जो विषय निहित होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी होता है और राज्य को भी होता है। लेकिन अगर किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य में टकराहट हो जाए तो जो संघ के द्वारा बनाया गया कानून होता है वही मान्य होता है। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। केंद्र तथा राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति विधायी शक्ति कहलाती है। विधायी मतलब कानून, विधान कौन बनाता है, या तो केंद्र बनाएगा या राज्य बनाएगा। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। इसमें राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय और ऐसे विषय भी शामिल होते हैं जिनके लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर कानून की एकरूपता की आवश्यकता है। मतलब जो संघ सूची होती है, केंद्र सूची भी इसको साधारण भाषा में कहते हैं, इसमें राष्ट्रीय महत्व के या राष्ट्रव्यापी तरह के जो कानून होते हैं, विषय होते हैं, उन पर कानून बनाने की, विधान बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है अर्थात संघ सरकार के पास होती है। उसमें जो मुद्दे होते हैं जैसे परमाणु ऊर्जा को देखें, विदेशी मामले देखें, बैंकिंग देखें, मुद्रा देखें, रक्षा देखें, रेलवे देखें, पोस्ट टेलीग्राम देखें, आयकर देखें, कस्टम ड्यूटी देखें, आज इस सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय है। सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधायिका को है। आपातकाल के अतिरिक्त अगर आपातकाल लागू है तो आपातकाल के दौरान जो कानून बनेगा राज्य सूची के विषय पर वह केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन आपातकाल के अतिरिक्त
सामान्य स्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। अब इस सूची में क्या होते हैं, क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मामले शामिल किए जाते हैं। केंद्रीय सूची या संघ सूची में हम देखें राष्ट्रव्यापी या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को, विषयों को शामिल किया जाता है, उस पर विधायन का काम किया जाता है। वही अगर राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची पर जो क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दे होते हैं उन पर कानून बनाने का काम किया जाता है, उन पर विधान बनाने का काम किया जाता है और वह पूरा विधान हमारे राज्य सरकार बनाती है। अगर भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अगर राज्य सूची पर काम करने की, विषयों पर विधान बनाने की बात हुई तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किसी विषय पर अरुणाचल प्रदेश की सरकार उस पर विधान बना सकती है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी अगर क्षेत्रीय महत्व के कोई विषय हैं जो राज्य सूची का हिस्सा है तो उस पर कानून बनाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूची पर बनाए गए कानून को प्रत्येक सरकार मानने के लिए, प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें मानने के लिए बाध्य होगी, ऐसा नहीं है। केवल संघ सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रव्यापी महत्व के जो विषय हैं उन पर कानून बनाया जो जाएगा वह सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा। लेकिन किसी एक राज्य के द्वारा किसी राज्य विषय पर आधारित क्षेत्रीय महत्व के विषयों पर कानून अगर बनाया जाता है तो केवल वह उस राज्य तक ही सीमित रहता है। इस सूची में, राज्य सूची में राज्यों के मध्य व्यापार की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकार, थिएटर, उद्योग आदि जैसे विषय शामिल किए जाते हैं। बात है 7वीं अनुसूची और शिक्षा क्या क्या कहता है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही कानून बना सकते हैं। हमने जाना जो समवर्ती सूची होती है उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगर किसी एक विषय पर दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में विवाद की स्थिति आती है, टकराहट होती है, तो संघ के सरकार के द्वारा उस विषय पर बनाया गया कानून लागू होता है, मान्य होता है, यह हमारा संविधान कहता है। अब इस सूची में मुख्यतः ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एकरूपता वांछनीय हो लेकिन आवश्यक नहीं है। इसमें ऐसे शामिल विषय कर दिए जाते हैं साधारण जिसमें पूरे जो कानून है पूरे देश में कानून की एकरूपता शामिल की जाए। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय हैं। मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को और शामिल कर दिया गया जिससे इसमें विषयों की संख्या 52 हो गई। अब ज्ञातव्य है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इस 5 विषयों में क्या क्या शामिल था, उसमें भी एक शिक्षा शामिल था। अन्य विषय वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन नापतोल और न्याय प्रशासन भी राज्य सूची का विषय था, लेकिन उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटाकर राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। और समवर्ती सूची में शामिल करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार की श्रेष्ठता केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार की हो जाएगी। क्यों हो रही है 7वीं अनुसूची में शामिल करने की बात? अब बात यह हो गई है कि शिक्षा को 7वीं अनुसूची में शामिल करने की बात अर्थात समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में कैसे शिक्षा को शामिल कर लिया जाए, इसकी बात हो रही है। समवर्ती सूची के पक्ष में तर्क दिया जाता है एक समान शिक्षा नीति को यह बढ़ावा देगा, मानकों में सुधार और केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल शामिल है। यह बताया जाता है कि जो इस शिक्षा को हमने समवर्ती सूची में इसलिए शामिल किया गया है कि शिक्षा में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल रहेगा और शिक्षा जो विषय है एक समान शिक्षा नीति बनेगी, मानकों में सुधार होगा। लेकिन अगर हम देश की विशाल विविधता को देखें तो सभी के लिए एक जैसा दृष्टिकोण उपयुक्त और संभव नहीं लगते हैं। अब आप देखिए आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है और यूपी बोर्ड है। तीनों बोर्ड में परीक्षाओं का जो परिणाम हो एक साथ आए, इसलिए तीनों के जो एजुकेशन सेशन होते हैं, शैक्षिक सत्र होते हैं, उनको समान कर दिया गया। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई के लिए यह तो ठीक रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है उसके लिए यह कहीं ना कहीं से कठिनाइयों भरा दिखता है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है उसमें ज्यादातर जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वह कृषिगत परिवारों से आते हैं, खेतीहर परिवारों से आते हैं, जिनके पिताजी कृषि और श्रमिक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम
जो हमारा सेशन जुलाई से जून चलता था उसको हमने अप्रैल टू 31 मार्च कर दिया, जिससे छात्र संख्या में घटोत्तरी देखने को मिलती है। बच्चे आ नहीं पाते हैं, छात्रों में वैसा उमंग क्यों? क्योंकि इसके पहले का जो महीना होता है वह रबी फसल की कटाई का होता है, और उसमें लोग तो उसका जो 1 महीना 1.5 महीना है उस छात्र का, वह तो अनायास ही समाप्त हो जाता है। तो जो यह व्यवस्था है शिक्षा, इसको राज्य सूची में इसलिए लाने की आवश्यकता है क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, हर राज्य की अपनी अपनी शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं। शिक्षा में एकरूपता के लिए हमने सीबीएसई बोर्ड की स्थापना तो कर ही दी थी। बहरहाल आगे की राह क्या होगी, आगे देखना है। शिक्षा राज्य सूची में शामिल हो पाता है या नहीं हो पाता है, और अगर राज्य सूची में शामिल हो जाता है तो उसके परिणाम 2, 3, 4 साल बाद देखने को हमें मिल ही जाएंगे। ये रहा पूरा मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ। शिक्षा को राज्य सूची में शामिल करने की मांग हो रही है, क्योंकि इस समय जो पेपर आउट का मामला है कहीं ना कहीं उसको इससे जोड़कर देखा जाने लगा है। आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि वीडियो की जितनी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।